Hello, all. A very warm good morning to all of you. I welcome you to the Business Standard newspaper analysis of 5th of December 2023, that is of today. Some of the movie topics that we will be going to study is with respect to Asian Development Bank Agreement, RCEP, PM Gati Shakti, dark patterns, and Reserve Banks of India stand on dark patterns, and so on and so forth. My vision is to make every subject like finance, management, economics, and current affairs a binge watch so that you can watch these lectures while having coffee or having dinner. So, I want to make a simplified version of every single subject that I teach. So, before moving further, I would like to introduce myself. My name is Rahul Kopulwar, and I'm your faculty for general awareness. So without wasting any further time, let's move on to our first news. First news is with respect to RCEP. I've already commented on the Telegram channel. This will be going to be a most important question when we talk about RBI Grade B examination, or for that matter any kind of banking examination, because some of the objective part can be asked in SBI PO mains or any of the banking examination mains, but a detailed understanding of this will be needed when you sit for RBI grade B. Okay. सो मोदी जी ने क्या किया है, 4 साल पहले ना ये एक समिट हुआ था, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है, ये समिट में क्या बोला गया है कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको पता है, फिर भी हम एक बार और डिस्कस कर ही लेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो यार अगर इंडिया से रिलायंस कुछ यूके भेजता है तो यूके क्या करेगा? कुछ ना कुछ टैरिफ्स भी तो लगाएगा ना, कुछ ना कुछ टैक्सेस भी तो लगाएगा, क्योंकि रिलायंस के गुड्स उनके कंट्री में जा रहे हैं। टैरिफ्स जब लगाएगा तभी तो जाके यूके को इनकम मिलेगी ना ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं उस पर टैरिफ्स लगाए जाते हैं, या फिर जो भी गुड्स इंपोर्ट करता है इंडिया उस पे भी टैरिफ लगाया जाता है। सो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम क्या बोलते हैं कि जो टैरिफ्स लगाया जाता है कंट्रीज के बीच में, वो हमें पूरा का पूरा जीरो करना है या फिर उसको रिड्यूस करना है वो टैरिफ्स को। क्यों? क्योंकि समझो यार, फॉर एन एग्जाम्पल फार्मर फार्मर अगर अपने ऑनियन को एक्सपोर्ट कर रहा है 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से, और यूके गवर्नमेंट उसको बोल रही है कि हम आपको 100% टैक्सेस लगाएंगे आपके ऑनियंस पे, तो उसके ऑनियंस कितने रुपए के हो जाएंगे? 200 रुपीज पर केजी के। जब उसके ऑनियंस 200 रुपीज पर केजी के हो जाएंगे और सेम ऑनियन यूके में यूके के जो डोमेस्टिक फार्मर्स है वो अगर उसको 170 पे बेच रहे हैं, तो कोई इंडियन गुड्स खरीदने को चाहेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं चाहेगा। क्यों? इंडिया के गुड्स इसीलिए खरीदे जाते हैं क्योंकि वो चीपर है। तो क्योंकि वो 200 रुपए में मिल रहा है ऑनियन और यूके के 170 में मिल रहा है, तो लोग 170 वाले ही गुड्स खरीदेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा? जो फार्मर पहले 100 रुपए के हिसाब से बहुत ज्यादा इनकम कमा रहा था, एक्सपोर्ट इनकम कमा रहा था, क्यों? क्योंकि उसके गुड्स खरीदे जा रहे थे बाहर के मार्केट में, पर क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने 100% टैरिफ्स बढ़ा दिया है, तो अभी उसके गुड्स कोई खरीदेगा नहीं, या फिर गिने चुने लोग ही खरीदेंगे, जिसके वजह से फार्मर का काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसी रीजन के वजह से भी आप बहुत ज्यादा फार्मर सुसाइड देखने के लिए देखते हो, आपको न्यूज में देखने के लिए मिलता है। ओके, सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको समझ गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या हो रहा है? टैरिफ्स जो है उसको रिड्यूस करने की बात की है, उसको जीरो करने की बात की है, ताकि दोनों कंट्रीज के जो एक्सपोर्टर्स है और इंपोर्टर्स है, जो बिजनेसमैन है, उनको फायदा हो सके। ओके, और एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल मतलब एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आपने ऑनियन देखा, फार्मर बेच पा रहा है, फार्मर ने प्राइस रखा है 200 रुपीज, टैरिफ्स वगैरह सब लगा के यूके में ऑनियन की गुड्स हो गई इंडियन फार्मर की 200 रुपीज। बट यूके के गुड्स अगर 210 रुपए में मिल रहे हैं, तो लोग क्या खरीदेंगे? यूके वाले लोग ऑब्वियसली 210 रुपए की ही चीज खरीदेंगे, बिकॉज उनको वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल रहा है
और खुद के कंट्री का भी प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसलिए यूके के कंज्यूमर्स 210 वाले ऑनियन को खरीदने को देखेंगे बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी व्हेन वी कंपेयर दैट क्वालिटी विद द 200 रुपीज गुड्स विच इज कमिंग फ्रॉम द इंडिया। ओके, तो यहाँ पे वही बोला है कि कितने कंट्रीज ने बोला है, देख लो देख लो देख लो। RCEP इज अ पैक्ट बिटवीन एशियन एंड 5 ऑफ इट्स FTA पार्टनर्स। तो 15 कंट्रीज ने मिलके बात किया है कि हमें ये RCEP में FTA साइन करना है। RCEP ये पार्टनरशिप इसीलिए की गई है क्योंकि ये 15 कंट्रीज आपस में FTA साइन करना चाहिए। जब 15 कंट्रीज के बीच में FTA साइन हो जाएगा तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो दोनों कंट्रीज के बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि टैरिफ जो है कम लगने वाले हैं। ओके, तो एशियन में 10 मेंबर्स है, ठीक है। कौन कौन से है आप एक बार देख लेना, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, वो एक बार यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ओके, और क्या बोला है यार उसके, और 5 FTA पार्टनर्स। 5 FTA पार्टनर्स किसका नाम लिया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। ओके, तो इंडिया ने ना RCEP में एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, ठीक है। इंडिया बोलता है कि हमारे लिए RCEP एग्रीमेंट साइन करना बेहद बुरी बात है। क्यों? क्योंकि हम चाइना के गुड्स को भी, उसके इंपोर्ट्स को भी, हम टैरिफ्स को हमें कम करना पड़ेगा। बट इंडिया चाहती है कि चाइना के गुड्स इंडिया में नहीं आए, ठीक है। तो चाइना के गुड्स इंडिया में नहीं आए, इसीलिए इंडिया ने RCEP को साइन नहीं किया था आज से 4 साल पहले, और अभी भी साइन नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इंडिया चाहता है कि चाइना के गुड्स इंडिया में ना आए, ठीक है। और आए तो भी ज्यादा से ज्यादा रेट पे आ जाए, ज्यादा से ज्यादा टैरिफ्स लग के आ जाए। अगर RCEP साइन किया होता तो चाइना के गुड्स जो भी आ रहे हैं उस पे जो भी टैरिफ्स लगाया जाता इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वह तो एक 0% लगाना होता या फिर रिड्यूस्ड टैरिफ लगाना होता। अगर रिड्यूस्ड टैरिफ हम लगाते तो चाइना के गुड्स ऑब्वियसली इंडियन गुड्स के मुकाबले सस्ते होते, और जिसके वजह से लोग चाइना के गुड्स खरीदते और चाइना की इकोनॉमी बढ़ती, चाइना का इनकम बढ़ता एज कंपेयर टू इंडियाज इनकम। आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस। तो इंडिया ने ये पार्टनरशिप साइन नहीं की, बट इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने ये 15 लोगों में से 13 लोगों के साथ अलग 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 FTA साइन किया हुआ है। जैसे आप देखते हो अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, मैंने ब्लॉग लिख के दिया आपको कि इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उनकी बात चल रही है। इंडिया और UAE ने 2022 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो ऐसे इंडिया अलग 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 कंट्रीज के साथ अपना अलग अलग पार्टनरशिप कर रहा है, ठीक है। तो इनमें से 15 लोगों के साथ, 15 RCEP मेंबर नेशंस के साथ, 13 के साथ उन्होंने ऑलरेडी FTA साइन किया हुआ है। RCEP में क्यों साइन नहीं किया है? क्योंकि वहां पे चाइना है। अगर चाइना नहीं होता तो इंडिया RCEP में भी साइन कर लेता। ओके, तो कौन से 2 मेंबर नेशन है जहां पे इंडिया ने साइन नहीं किया है, जिनके साथ FTA नहीं है? न्यूजीलैंड के साथ नहीं है और चाइना के साथ नहीं है। ओके, तो अभी क्या डिस्कशन चल रहा है कि यार ये जो श्रीलंका है, पहले एक चीज समझ लो, वो ऊपर जाने से पहले और एक नीचे वाली चीज समझ लो। क्या समझ लो आप? ये समझ लो RCEP कब आया था, फोर्स में कब आया था? मीटिंग तो हुई 2019 में कि बात किया था FTA हमें साइन करना चाहिए, FTA में क्या क्या होना चाहिए, 2019 में बात हुई। बट ये RCEP में जो भी बात की गई थी, ये कब से इफेक्टिव हो गई है? ये इफेक्टिव हो गई है जनवरी 1 2022 से। वहां पे 10 ओरिजिनल पार्टीज उस टाइम पे थे। उसके बाद कौन है? उसके बाद साउथ कोरिया ज्वाइन हुआ फरवरी 1 2022 को। उसके बाद मलेशिया हुआ 18 मार्च को। उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद हुआ फिलीपाइंस। तो लेटेस्ट कौन सा हुआ? फिलीपाइंस हुआ। ओके, तो अभी इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि श्रीलंका और बांग्लादेश को भी ये RCEP का पार्ट बनना है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? श्रीलंका ने अगर ये श्रीलंका और बांग्लादेश ने, तो हम कंसीडर करो, एक ही एग्जांपल ले लो श्रीलंका का। श्रीलंका ने अगर RCEP के मेंबर नेशंस के साथ FTA साइन किया तो उस केस में क्या हो जाएगा? श्रीलंका के गुड्स जो भी बाहर कंट्रीज में जा रहे हैं
उन पे टैरिफ्स कम लगेगा। अगर उन पे टैरिफ्स कम लग रहा है तो श्रीलंकन बिजनेसमैन के लिए अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि श्रीलंकन बिजनेसमैन की जो भी गुड्स है सस्ते रेट पे बेचे जाएंगे। अगर सस्ते रेट पे बेचे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो दूसरे कंट्री में श्रीलंकन गुड्स की डिमांड रहेगी और जिसके वजह से श्रीलंका का एक्सपोर्ट इनकम बढ़ जाएगा। जब श्रीलंका का एक्सपोर्ट इनकम बढ़ जाएगा तब जाके उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाएगा। अभी हमें यही देखने के लिए मिला था कि श्रीलंका के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पूरे खत्म हो गए। तो श्रीलंका अगर ये पार्टनरशिप साइन करता है तो श्रीलंका का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफी ज्यादा बढ़ जाएगा एंड विच इज वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर एनी कंट्री। ओके, बांग्लादेश भी बोल रहा है, बांग्लादेश भी बोल रहा है हमें साइन करना है। बांग्लादेश क्यों बोल रहा है? क्योंकि बांग्लादेश राइट नाउ इज व्हाट इज लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, बट उसको डेवलपिंग कंट्री के इसमें जाना है तो इसलिए वो बोल रहे हैं हमें भी एफटीए साइन करना है क्योंकि हमें भी पैसा कमाना है। बट इंडिया को लग रहा है अगर श्रीलंका और बांग्लादेश ये पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लेंगे तो इस केस में इंडिया का नुकसान हो सकता है। कैसे सर, कैसे? बताता हूं। ठीक है, देखो, अगर पहले ये पढ़ लो। As far as trade is concerned, if the two countries join the pact, it will result in imports from the RCEP group of countries that will get preferential access. That may not necessarily mean it will adversely affect Indian exports of the same products. Indian export baskets are different for both Bangladesh and Sri Lanka. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया जो एक्सपोर्ट इंडिया श्रीलंका और बांग्लादेश को कर रहा है वो इतना सस्ता और कोई कंट्री उनके साथ कर ही नहीं सकती है। ठीक है, उनको दे ही नहीं सकती इतने सस्ते रेट में। तो इसलिए इंडिया का एक्सपोर्ट बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। बट व्हाट अबाउट इंपोर्ट्स? ठीक है, अगर इंडिया एग्जाम्पल श्रीलंका से हेवी मशीनरी बाय कर रहा है, ठीक है, हेवी मशीनरी अगर बाय कर रहा है, हेवी मशीनरी की कॉस्ट है 100 रुपीज। इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है श्रीलंका से जो भी गुड्स आ रहे हैं उस पर हम 50% टैरिफ लगाएंगे, जिसका मतलब इंडिया में आते वक्त उसकी प्राइस हो जाएगी 150 रुपीज। ओके, तो श्रीलंका ने पार्टनरशिप साइन कर ली आरसीईपी फॉर एन एग्जाम्पल। किसके साथ? ये 15 नेशंस के साथ। तो फॉर एन एग्जाम्पल श्रीलंका चाइना में अपने गुड्स भेज रहा है, 100 रुपीज की हेवी मशीन भेज रहा है। चाइना बोलेगा यार आप हमारा आरसीईपी पार्टनर हो, हम आपको 0% टैरिफ पे हमारे कंट्री में गुड्स एक्सपोर्ट करने देंगे। तो चाइना बोल रहा है हम इंपोर्ट करेंगे आपके गुड्स विद 0% टैरिफ्स। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो श्रीलंकन बिजनेसमैन है उसके गुड्स कहाँ पे ज्यादा बेचे जाएंगे? ऑब्वियसली चाइना में, क्योंकि वहां पे 0% टैरिफ्स है, और इंडिया में नहीं क्योंकि इंडिया में 50% टैरिफ्स लगाया जा रहा है। तो इंडिया को वही डर है कि जो हमें इंपोर्ट आता था श्रीलंका और बांग्लादेश से वो हमें मिलना कम हो जाएगा क्योंकि हम उन पे टैरिफ्स ज्यादा लगा रहे हैं। सो ये एक चीज इंडिया के दिमाग में घूम रही है, इंडिया को डर लग रहा है। तो इंडिया इसलिए कंटिन्यूअसली वॉच रख रहा है कि श्रीलंका और बांग्लादेश इनके साथ आरसीईपी साइन करेंगे या नहीं करेंगे। I hope you are very clear on this. It's a very, very, very detailed explanation. I pretty much think so that you have got every little bit of understanding, every bit of understanding of this particular news. If this is done, let's move forward. Next is continuation में ही है, एक और एक agreement होता है that we called as a comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific Partnership. ये भी FTA agreement ही है, but ये किसके बीच में है? ये बीच में ऑस्ट्रेलिया, ब्रूने, कनाडा, चीन, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम के बीच में। वो अलग है। आरसीईपी किसके लिए? 10 एशियन मेंबर्स प्लस 5 एफटीए पार्टनर्स, ये अलग है। ये किसके लिए? ये एफटीए अमॉन्ग दिस कंट्रीज। ओके, एफटीए का मीनिंग समझ गया? एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आपको उसका मीनिंग समझ गया है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है एक बार पढ़ लीजिए। टिल देन आई विल हैव वाटर।
ठीक है यार, ये पीएम गति शक्ति क्या है? दिस इज नथिंग बट अ प्लानिंग मैकेनिज्म। पीएम गति शक्ति कुछ नहीं है, प्लानिंग मैकेनिज्म है, प्लानिंग डैशबोर्ड है, प्लानिंग पोर्टल है। ठीक है, प्लानिंग करने वाली कुछ तो भी चीज है आपका पीएम गति शक्ति। फाइन, तो क्या है देखते हैं। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे बोला है कि 16 मिनिस्ट्री को आपस में मिलके काम करना चाहिए। अगर काम 16 मिनिस्ट्री मिलके आपस में करेगी तो ही जाके जल्दी से जल्दी इंडिया में डेवलपमेंट होगा, तो ही जाके गवर्नमेंट के पैसों का कम से कम लॉस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो। क्या एग्जाम्पल दूं मैं आपको? सॉरी। हाँ, सॉरी। यस, so example is Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Information and Broadcasting. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एक हाईवे बना रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, बैंगलोर मुंबई हाईवे बना रहा है। ओके, कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो यार हाईवे बना रहे तो गड्ढे भी तो खोदने पड़ेंगे ना, उन्होंने गड्ढे खोद के रख दिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का व्यू क्या है, विजन क्या है कि हमें पूरे कंट्री में इंटरनेट घर घर तक पहुंचाना है। तो उनका प्लान है कि हमें सारे जगह पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगाने हैं। ओके, तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स कहाँ पे लगाए जाते हैं? जमीन के अंदर लगाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है जब भी रास्ता खोदा जा रहा है ना, तभी आप फाइबर ऑप्टिक केबल्स डाल दो। तो उससे क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का खर्चा नहीं होगा। आई मीन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम से कम लगेगा, गवर्नमेंट का उतना पैसा लॉस नहीं होगा। कैसे? सपोज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मुंबई बैंगलोर हाईवे बना रहा है 1 जनवरी 2023 को। ओके, उसने काम चलाया उसका 1 जनवरी 2026 को। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को पता चला कि यार हमें ना एक फाइबर ऑप्टिक केबल लगाना है पूरे वो मुंबई बैंगलोर हाईवे पे। तो उनको पता चला एट द एंड ऑफ, उनका प्लान बन गया एट द एंड ऑफ 2025, एट द एंड ऑफ 2026। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जनवरी 2023 में उसने स्टार्ट किया, वो हाईवे बनने वाला था मार्च 2026 तक। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को लगा कि नहीं नहीं, जनवरी में ना अभी फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें इंटरनेट जगह जगह पे पहुंचानी है। इसलिए उनको जनवरी 2026 में लगा कि हमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स अभी लगाने हैं। तो वो क्या करेंगे? ऑलरेडी तो बहुत सारा काम हो गया ये 2 से 2.5 साल में रास्ते का। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने वो गड्ढे वड्ढे सारे के सारे बुझा दिए। तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल वाला मिनिस्ट्री क्या करेगा? ये फिर से गड्ढे खोदेगा, फिर से गड्ढे खोदेगा, फिर से गड्ढे खोदेगा। तो उस केस में क्या हो रहा है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और लग रहा है। पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लगाया ही था, अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी वही सेम चीज के लिए कर रहा है, वही गड्ढे खोदने के लिए एक्सपेंसेस लगा रहा है। तो वेस्टफुल एक्सपेंसेस हुए ना। और इससे और क्या दिक्कत हो गया? जो यार रास्ता 3 साल में बनने वाला था, वो रास्ता और 4 साल लग गए उसको, रास्ता बनने को 7 साल लग गया। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फाइबर ऑप्टिक केबल लगाने के लिए रास्ता और गड्ढा खोद रही है। ठीक है, तो फिर से उन्होंने गड्ढा खोदना चालू कर दिया। इस केस में क्या हो गया? जनरल पब्लिक का नुकसान हो गया, क्योंकि वो हाईवे 3 साल में यूज कर सकते थे, वही हाईवे को भी यूज करने के लिए 7 साल लगने वाले हैं। ठीक है, 7 साल तक उनको ट्रैफिक से ही जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जब भी एक काम हो रहा है, वही काम में अगर दूसरे मिनिस्ट्री का भी कुछ काम है तो उनको तभी के तभी कर लेना चाहिए, ताकि पैसा भी बच जाए और जनरल पब्लिक का नुकसान भी ना हो। ओके, तो ये एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री का काम कैसे पता करेगी? एक प्लेटफॉर्म के थ्रू पता करेगी, एक सिस्टम के थ्रू पता करेगी। दैट सिस्टम इज नोन एज GIS सिस्टम। दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ GPS सिस्टम। ओके, यहाँ पे आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन पता चलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज
कौन से जगह पे अपना रास्ता बना रही है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल वाली मिनिस्ट्री क्या कर सकती है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री क्या कर सकती है कि एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फाइबर ऑप्टिक केबल लगा रही है, तो वो क्या कर सकती है, उसी टाइम पे जहां पे गड्ढा खोदा जा रहा है उसी टाइम पे वो अपने फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगा देगी, तो जिसकी वजह से खर्चा भी बच गया, लोगों का टाइम भी बच गया और लोगों को दिक्कतें भी नहीं हुई। तो यही चीज करने के लिए, यही प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए हमने ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये स्कीम लेके आई थी अक्टूबर 2021 में। यहाँ पे 16 मिनिस्ट्री एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेंगे ताकि एक जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सके। यहाँ पे कितने लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 100 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो ये सारी की सारी चीजें वही लिखी हुई है, एक कोई भी मैं बता दूंगा तो आपको समझ जाएगा। Ministry of Women and Child Development has initiated work on using Gati Shakti as an effective tool for located new आंगनवाड़ी centers। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल कि आंगनवाड़ी सेंटर में ना इंटरनेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, क्यों? क्योंकि डिजिटल मोड से हमें बच्चों को पढ़ाना है, आंगनवाड़ी के बच्चों को पढ़ाना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आंगनवाड़ी सेटअप करना है उनको, तो वो क्या देखेगी कि यार अभी फाइबर ऑप्टिक केबल्स कहाँ पे खोदे जा रहे हैं, वो किसके थ्रू देखेगी, ये जीआईएस के थ्रू देखेगी। उसको पता चला कि यार पुणे में फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगाए जा रहे हैं, पुणे के पिंपरी चिंचवड एरिया में, तो वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, आई मीन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्या करेगा, वो वो पर्टिकुलर जगह पे अपना आंगनवाड़ी सेटअप कर देगा। ठीक है, तो इसको क्या हेल्प हुई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, रियल टाइम पे फाइबर ऑप्टिक केबल कहां पे लग रहे उसके बारे में सारी चीजें पता चल गई, तो जिसके वजह से इनको हर एक साइट पे अलग अलग ऑफिसर को भेज के ढूंढने की भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी कि कौन से जगह पे इंटरनेट आता है, कौन से जगह पे इंटरनेट नहीं आता है। ये क्यों हो पाया, क्योंकि जीआईएस सिस्टम हमारे पास था। ओके, तो ये जीआईएस सिस्टम के माध्यम से ये भी देखा जा सकता है कि कौन से, आई मीन जीआईएस सिस्टम, लेट्स से आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी घर घर पे जाके देख रही है कि बच्चों का न्यूट्रिशनल कंटेंट क्या है, उनके पेरेंट्स का न्यूट्रिशनल कंटेंट क्या है, और वो न्यूट्रिशनल कंटेंट का डेटा वो जीआईएस प्लेटफॉर्म में डाल दे रही है। तो ये जीआईएस प्लेटफॉर्म का सर्वे करके कोई भी मिनिस्ट्री देख सकती है, फॉर एन एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देख सकती है कि न्यूट्रिशन कितना है एक पर्टिकुलर एरिया में। अगर उनको लगता है वो पर्टिकुलर एरिया में अगर न्यूट्रिशन कम है, तो वो क्या करेगी, वो एरिया के लिए इनिशिएटिव्स लेके आएगी। तो देखो हाउ सिंपल इज दिस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैव बीन रिटन ओवर हियर। आपको हर एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने समझ लिया, नीचे की चीजें भी नहीं पढ़ोगे तो आप चलेगा, बट अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में अगर गति शक्ति वगैरह कोई पॉइंट में लिखना है, कोई एसे में लिखना है, या फिर कोई इन द सेंस आपके हाँ ऐसे में लिखना पड़ेगा, और ईएसआई में अगर ऐसा आ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या किया है, तो आप अगर इसको अच्छे से समझ भी लिया तो आप लिख सकते हो अक्टूबर 2021 में चालू किया था, 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 16 मिनिस्ट्रीज ने पार्टनरशिप किया था, जीआईएस प्लेटफॉर्म था, जीआईएस प्लेटफॉर्म के मदद से सारी चीजें इजी हो गई, और आप एग्जाम्पल लिख सकते हो फाइबर ऑप्टिक केबल का, और और हाईवे बनाने वाला, दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और साथ साथ में और एक एग्जांपल आप दे सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है, इसके ऊपर और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यार ये डेटा है, आप ये डेटा आप कहीं तो भी नोट कर लो। देखो पहले तो एक मैं सीधी सिंपल चीज बता देता हूँ आपको कि आप आरबीआई ग्रेड बी में आप अगर एग्रीकल्चर पे लिख रहे हो या कोई भी टॉपिक पे लिख रहे हो, आपको एग्जैक्ट डेटा पता होना जरूरी नहीं है। अगर 5% के जगह आपने 9% भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली कुछ चीज इंक्रीज हुई है या कुछ चीज डिक्रीज हुई है। पर 5% से डिक्रीज हुई है, आपने 10% भी लिखा, 11% भी लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा इतना। ओके,
तो और ऐसा भी नहीं होता है कि यार आपने ये फार्मर का डेटा है, आपको बजट या इकोनॉमिक सर्वे से ही लेना है, आप ले लो ना, आप ले लो 4 से 5 6 महीने पहले के न्यूज से ले लो, क्या दिक्कत है। इवैल्यूएटर बस ये चाहता है कि आप आपके थॉट्स अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने पुराना भी डेटा लिया, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो ये बस इसी का डेटा है, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे डाल दी हुई है ताकि आप ये डेटा रख सकते हो आपके पास। ओके, तो यहाँ पे यार फार्मर सुसाइड्स की बात की हुई है। कौन से सुसाइड्स की, किस रीजंस की वजह से सुसाइड हुई है, वो भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप आपका आंसर अच्छा बना सको। जो फार्मर सुसाइड है ना, वो तो कम हुआ है 2.1%, बट आई मीन जो खेती है, देखो किसी की लैंड है, अगर वो खुद के लैंड पे ही खेती कर रहा है तो वहां पे उसको फार्मर बोला गया है, ठीक है। बट अगर किसी की खेती नहीं है और वो दूसरे के खेती पे जाके काम कर रहा है तो आप उसको फार्म लेबरर बोलोगे। तो यहाँ पे ये बोला गया है जो फार्मर है उसका तो सुसाइड रेट कम हुआ है, बट फार्म लेबरर का सुसाइड रेट बढ़ गया है। तो फार्म सुसाइड का 2.1% से कम हुआ है, फार्म लेबरर्स का 9.3% से बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? ओके, चलो देखते हैं। Distress among those at the bottom of pyramid as real rural wages have remained almost stagnant. पहले समझ लो रियल रूरल वेजेस मतलब, ठीक है, रूरल काट दो, रियल वेजेस समझ लो या फिर रियल इनकम समझ लो, ठीक है। इनकम वेजेस एक ही चीज है, रियल इनकम मतलब क्या और नॉमिनल इनकम मतलब क्या, ठीक है। अगर राहुल एक कंपनी में काम कर रहा है जहां पे उसकी सैलरी है 1 लाख रुपीज पर मंथ, ओके, तो उस साल में इन्फ्लेशन है 7% फॉर एन एग्जाम्पल, और उसको उसके कंपनी ने हाइक दिया है 5%। तो इन्फ्लेशन के वजह से, इन्फ्लेशन है 7% बट उसके कंपनी ने उसको हाइक दिया है 5% की, सो उसका इनकम अगले साल कितना बढ़ जाएगा, 1,05,000 रुपीज। बट ये इनकम सफिशिएंट था क्या इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए? नहीं था। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जितना था उससे तो उसका इनकम बढ़ा ही नहीं है, ठीक है। सो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम बस बढ़ा दिया है यार, इन्फ्लेशन को वगैरह कंसिडर नहीं किया है, नॉमिनल नॉमिनल बढ़ा दिया है ऐसी। व्हाट इज रियल इनकम? दैट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम, ठीक है। सपोज राहुल का इनकम है 1 लाख रुपीज, इन्फ्लेशन है 7%। अगर राहुल का इनकम ग्रेटर देन 7%, राहुल की हाइक अगर उसकी कंपनी ग्रेटर देन 7% करती है तो आप बोलोगे कि राहुल का रियल इनकम इंप्रूव हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका हाइक उसके इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, ओके। सो रियल इनकम इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम। इन्फ्लेशन से अगर अच्छा कर रहा है, इन्फ्लेशन को अगर बीट कर रहा है आपका इनकम, सो यू विल से दैट रियल इनकम हैज बीन इम्प्रूव्ड। अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है तो आप बोलोगे कि रियल इनकम हैज नॉट बीन इम्प्रूव्ड, दैट इज नथिंग बट दैट इज जस्ट द नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम वही कि 7% का इन्फ्लेशन है, बट अगर राहुल का हाइक हुआ है 5%, तो आप बोलोगे यार राहुल को नॉमिनल इनकम मिला है, दैट इज नॉमिनल इनकम, इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ वैल्यू। तो हमेशा आपको ये देखना है कि कोई भी आप सेक्टर में काम कर रहे हो आपका रियल इनकम बढ़ना चाहिए, नॉमिनल इनकम बढ़ गया तो कुछ फायदा ही नहीं है, ओके। तो यही दिक्कत हुआ, फार्मर के सुसाइड्स में भी नॉमिनल इनकम बढ़ गया बट रियल इनकम कुछ नहीं। तो जिसके वजह से सुसाइड्स उनके देखने के लिए हमें देखने के उनके सुसाइड्स हमें देखने के लिए मिले थे। और क्या और है, और रीजंस बताए उन्होंने। ऑब्वियसली यार जब फार्म लेबरर ना लोन ले रहा है, बहुत ज्यादा कर्जा ले रहा है, तो अगर वो कर्जा रिपे नहीं कर पा रहा है तो उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी डाला जाता है कभी कभी, तो उसके चक्कर में भी वो सुसाइड करते हैं। और फैमिली की तरफ से भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उस केस में भी बताया गया है कि फार्मर सुसाइड करते हैं। आई होप वी आर क्लियर हियर। Next is dark patterns. Dark patterns, we have already studied this in much detail. So the reference of my video lecture has been mentioned.
सो दैट इज 2 के वीडियो में मैंने इस चीज को कवर किया था एंड दी स्लाइड नंबर इज न्यूज 4। तो न्यूज 4 पे आप जाके इसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझिए। अभी बार बार वही बात करके मतलब नहीं है, आपको मेरी गारंटी है कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो वही आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि ये डार्क पैटर्न्स ना बहुत खराब है यार। ये डार्क पैटर्न्स की वजह से ना डिजिटल लोन्स का भी मिस सेलिंग किया जा रहा है। ओके, डिजिटल लोन्स का मिस सेलिंग किया जा रहा है। कैसे? डार्क पैटर्न्स हमने उसी दिन पढ़ा था। ठीक, फॉर एन एग्जाम्पल कस्टमर को डिमांड है तो वो धनी ऐप पे एक बार जाएगा, दूसरे बार धनी ऐप पे जाएगा, तीसरे बार धनी ऐप पे जाएगा, चौथे ऐप पे धनी ऐप पे जाएगा। तो वो धनी ऐप को पता चल जाएगा कि यार ऐसे बोरोवर को, ऐसे इंसान को लोन की सख्त जरूरत है, तो हम उसको अगर 2% ज्यादा इंटरेस्ट रेट से भी बेच रहे हैं तो वो खरीदागा ही खरीदेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज मिस सेलिंग ऑफ डिजिटल लोन्स। ओके, तो ये चीज आरबीआई को पता है बहुत गलत है, इसमें तो कस्टमर का नुकसान हो रहा है ना, बोरोवर का नुकसान हो रहा है। तो आरबीआई बोलता है हमें इसी चीज को रोकना है। कैसे रोकेंगे? तो उसके लिए हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी हमारी? दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। और उनकी कौन सी एजेंसी? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी। हम उनको बोल रहे हैं कि यार आप इसके लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस लेके आओ ताकि इंडिया के जनरल बोरोवर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। आरबीआई भी इसको लेके कुछ ना कुछ दिन में पॉलिसी लेके आएगा ही आएगा। ओके, और डिपार्टमेंट ऑफ कौन सा? कंज्यूमर अफेयर्स ने आईआईटी बीएचयू के साथ भी पार्टनरशिप की हुई है। क्यों? इसलिए कि हैकेथॉन कंडक्ट किया है। हैकेथॉन एक टेक्नोलॉजी कंपटीशन कंडक्ट किया है जहां पे उन्होंने लोगों को इनवाइट किया है और लोगों को बोला है कि आप ऐसा हमें सॉफ्टवेयर बना के दो जो डार्क पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो जो भी हैकेथॉन में जीतेगा उसको प्राइजेस भी दी जाएगी। तो हैकेथॉन कौन कंडक्ट कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड आईआईटी बीएचयू। दिस कैन बी द वन दैट कैन बी आस्क्ड इन एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। ओके, तो यार गवर्नमेंट को पता है कि यार डिजिटल इकोनॉमी का हमारा टारगेट है 2026 तक 20% ऑफ इंडिया जीडीपी, जो कि अभी है 11% नाउ। तो अगर 20% करना है तो ऑब्वियसली अगर हम ये कौन से डार्क पैटर्न्स को पूरा का पूरा बंद कर दे तो उस केस में मार्केटिंग ई कॉमर्स कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। अगर ई कॉमर्स कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को ही सेल नहीं कर पाएंगे तो इंडिया में इनकम जनरेट होगा क्या? नहीं होगा। इनकम ही जनरेट नहीं हो रहा है तो जीडीपी बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है कि ऐसे हमें रेगुलेशंस लाने हैं जिसके वजह से बिजनेसेस का भी नुकसान ना हो, ताकि इंडियन इकोनॉमी का भी नुकसान ना हो और कंज्यूमर्स को तो नुकसान ही नुकसान ना हो। तो ऐसा कुछ पॉलिसी लाने की बात की जा रही है। ओके, चलो देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बोला है। पिछले कुछ दिनों पहले हमने और एक वर्ड ऑफ द ईयर देखा था, ये अभी वर्ड ऑफ द ईयर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का। मैंने बोला था ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है कभी कभी। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो वर्ड ऑफ द ईयर क्या था? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक को कैसे याद रखना है मैंने आपको बता दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, उन्होंने क्या बोला है यार? वर्ड ऑफ द ईयर इज रीज। रीज इज नथिंग बट द रोमांटिक अपील। इट इज अ नाउन विच defined as style, charm or attractiveness, the ability to attract a sexual partner. So Oxford का है रीज। रीज इज related to romanticism. Okay, रीज is related to romanticism. Okay, climate finance कहाँ पे हो रहा है? COP28 क्लाइमेट फाइनेंस कहाँ होता है? क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है पहले वो समझ लो। सिंपल, ऐसा लोन देना जो क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, आप उसको बोलोगे क्लाइमेट फाइनेंसिंग। ठीक है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को सोलार एनर्जी को
सोलर एनर्जी प्लांट डालने को पैसा दे रहा है, तो आप बोलोगे इट्स अ क्लाइमेट फाइनेंस, क्योंकि सोलर एनर्जी से आपके ग्रीन हाउस गैस कम होंगे और जिसकी वजह से आपके क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो भी कम होते रहेंगे। तो यूएई बोलता है कि हम 270 बिलियन यूएस डॉलर का क्लाइमेट फाइनेंस करेंगे, ग्रीन फाइनेंस करेंगे बाय द ईयर 2030। और उसने ये भी बोला है कि यार फॉर एन एग्जाम्पल यूएई अगर श्रीलंका को लोन देता है फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग, ओके, तो श्रीलंका में कोई डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, या ड्रॉट आ गया, तो उस केस में अगर ये इंडस्ट्रियलिस्ट का नुकसान हुआ है ना, तो हम इनको बोल सकते हैं कि आप अभी हमें पेमेंट मत दो, तब तक आपके कंट्री की आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो जाती है। तो यूएई ने पैसा दिया है श्रीलंका को, श्रीलंका के बिजनेसमैन को या फिर श्रीलंका के गवर्नमेंट को, ओके। तो श्रीलंका के गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट ओपन किया वो पैसे से, बट श्रीलंका में कुछ दिनों बाद ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी तहस नहस हो गई। तो उस केस में श्रीलंकन गवर्नमेंट यूएई को पैसा दे पाएगी क्या? नहीं दे पाएगी। तो यूएई बोलती है टेंशन मत लो, हमने डेट रीपेमेंट को पॉज करने की बात की है, मतलब 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, जब तक श्रीलंका की इकोनॉमी अच्छी नहीं हो जाती है तब तक यूएई पैसा नहीं लेगा श्रीलंका से, क्योंकि उनके कंट्री में डिजास्टर स्ट्राइक आया है। पॉज डेट रीपेमेंट, तो पॉज कर दिया हमने डेट रीपेमेंट को, ओके। एक स्टैटिक फैक्ट है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर जो कौन है? सऊदी अरब। रिस्क वेट का बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको दिख जाएगा 17 नवंबर का, वीडियो देखिए और वहां पे आप न्यूज 10 को फॉलो करिए, अंडरस्टैंड करिए, आपको रिस्क वेट के बारे में बहुत अच्छी चीज पता चल जाएगी, ठीक है, ओके। तो यहां पे बोला है कि यार नया कुछ है। तो बैंक जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को लोन देती है उनका रिस्क वेट हमने बढ़ाना की नहीं सोचा है। तो बैंक लोन जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लोन देते हैं उनका रिस्क वेट हम नहीं बढ़ाएंगे, ओके। और बैंक ऐसे एनबीएफसी को लोन दे रही है ऐसे लोन्स के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए है, तो उस केस में भी आरबीआई ने बोला कि रिस्क वेट हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल एसबीआई लोन दे रहा है टू मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस इज एनबीएफसी, मुथूट फाइनेंस फॉर एन एग्जाम्पल वो लोन जो एसबीआई ने दिया हुआ है, लेट्स से एसबीआई ने 100 करोड़ दिया है और 100 करोड़ एनबीएफसी अलग अलग ग्रीन एनर्जी सेक्टर को दे रहा है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो क्योंकि एनबीएफसी ग्रीन सेक्टर को लोन दे रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाले सेक्टर्स को लोन दे रहा है, तो उस केस में एसबीआई ने जो पैसा दिया हुआ है एनबीएफसी को उस पे रिस्क वेट नहीं बढ़ाया जाएगा, ओके। अगर रिस्क वेट उस पे भी बढ़ाया जाएगा तो एसबीआई सोचेगा क्या मैं एनबीएफसी को पैसा दूं? नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि वही पहले इतने ज्यादा प्रॉब्लम है रिस्क वेट बढ़ने की वजह से, उसका ही पैसा, उसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम हो गई है, तो वो क्यों सोचेगा एनबीएफसी को पैसा देने के लिए यार, ठीक है। सो आई होप वी आर क्लियर हियर, ओके। तो पीएसएल लोन्स के लिए अगर लोन दे रहा है एसबीआई टू दी एनबीएफसी तो उस केस में रिस्क वेट बढ़ाने की बात नहीं की है। एसबीआई अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी लोन दे रहा है उस केस में भी रिस्क वेट बढ़ाने की बात नहीं की है। और NBFCs are registered under which section and which act? It is registered under Section 3 of Companies Act of 1956. If you ask me about 2013 Companies Act of 2013 का कौन सा सेक्शन है, मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई वेबसाइट पे मैंने बहुत छानबीन की पर मुझे सेक्शन कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 का वो उसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं लगा। तो मुझे तो इतना ही अंडरस्टैंडिंग है कि एनबीएफसी जो अभी भी रजिस्टर्ड हो रही है सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर हो रही है। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर कोई भी डेटा आरबीआई वेबसाइट में मुझे नहीं मिला है, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
फॉरेन ट्रेड स्ट्रैटेजी, यार फॉरेन इनकम बढ़ाना है ना, एक्सपोर्ट इनकम बढ़ाना है, तो उसके लिए एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी तो लेके आनी पड़ेगी। अभी हमारे पास है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अभी तो हम लेके आए 1 अप्रैल 2023 को, बट उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी $2 ट्रिलियन का टारगेट हमें अचीव करना है ऑफ एक्सपोर्ट्स सेक्टर। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लिखा था कि $2 ट्रिलियन हमें अचीव करना है बाय द ईयर 2030। ये सवाल आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में पूछा गया था इस साल। फेज 1 में पूछा गया था, फेज 2 में पूछा था, मुझे जितना याद नहीं है, बट पूछा गया था। और यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये भी बोला है कि इंडिया का शेयर जो ग्लोबल ट्रेड में है वो 2.7% से लेके 10% इंप्रूव करना है। ठीक है, अगर यूएसए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के वजह से अगर लेट्स से 100 रुपीज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड हो रहा है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में, 100 रुपीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से पैसा कमाया जा रहा है बाय द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ऑल अराउंड द ग्लोब, तो जिसमें से यूएसए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके फॉर एन एग्जांपल 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 100 रुपीज में से यूएसए के पास कितना पैसा आ रहा है? 50 रुपीज। यूके कंट्रीब्यूट कर रहा है 10%, यूके के पास कितना आ रहा है? 10%, दैट इज 10 रुपीज। इंडिया के पास क्या आ रहा है? पीनट्स। व्हाट इज पीनट्स? 2.7% ऑफ दिस 100 रुपीज, दैट इज जस्ट 2.7 रुपीज। बट ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ऐसा चलेगा तो हम हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, हम हमारा इंपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, $2 ट्रिलियन का टारगेट कैसे अचीव करेंगे यार। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें ऐसी पॉलिसी बनानी है जो हमारे इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड में वो 2.7% से बढ़ के 10% पे चले जाए। आई होप वी आर वेरी गुड ऑन दिस। तो इसके ऊपर काम चल रहा है अभी। तो एक डेटा प्रेजेंट किया है 2022-23 में, गुड्स को कितना एक्सपोर्ट किया इंडिया से? 451 बिलियन यूएस डॉलर। सर्विसेज कितना? 322 बिलियन यूएस डॉलर्स। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि ये जो FIEO ये एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट सेक्टर को मॉनिटर करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए रिकमेंडेशंस करता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बोलता है कि यार आप एक्सपोर्ट, ठीक है यार आपको इनकम, एक्सपोर्ट इनकम करना है, बट एक्सपोर्ट इनकम अगर आपको करना है तो छोटे छोटे बिजनेसेस पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है MSMEs में बहुत पोटेंशियल होता है कि वो अपना एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा गुड्स बाहर कर सके, बाहर की कंट्रीज में बेच सके। ठीक है, बट उनको एक गाइडेंस देने की जरूरत होती है। तो इसलिए FIEO बोलता है कि यार स्मॉल बिजनेसेस बहुत बड़ा योगदान प्रोवाइड कर सकते हैं इन दी एक्सपोर्ट इनकम। तो उन्होंने कुछ सजेशंस दिए, वो सजेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और क्या बोलते हैं उसको मिटिगेट करने पड़ेंगे, तभी जाके स्मॉल बिजनेसेस अपना इनकम इंप्रूव कर सकती है। क्या बोला है यार? यार आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि हमें 100 करोड़ हम आपको 100 करोड़ रुपए देते, उसमें आप मुझे 30 लाख टीवी लगा दो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में, तो 100 करोड़ अगर दे रहे हैं तो उस केस में स्मॉल बिजनेसेस का खर्चा तो होगा यार 70 करोड़ रुपीस, 30 करोड़ तो उसका प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, बट स्टार्टिंग में उसको 70 करोड़ तो लगाने पड़ेंगे ना, क्योंकि उसको अगर गवर्नमेंट का टेंडर चाहिए तो पहले 70 करोड़ उसके पास है ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, तो अगर स्मॉल बिजनेसेस के पास हमें पता है इतना पैसा ही नहीं रहता है, अगर उतना पैसा ही नहीं है तो ये गवर्नमेंट का टेंडर स्मॉल बिजनेसेस को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर ये गवर्नमेंट का टेंडर स्मॉल बिजनेसेस को नहीं मिल रहा है तो उनका इनकम बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। सिंपल। ओके, तो ये टेंडर की प्राइस नीचे करने के लिए बात की है। ठीक है, या फिर छोटे छोटे टेंडर्स लेके आओ, ऐसा बात किया हुआ है। नेक्स्ट क्या? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स। आप बोल रहे हो यार कि अगर आपको हमसे ऑर्डर चाहिए तो आपको आपके अकाउंट में इतना कुछ पैसा तो होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज होने चाहिए, 20 लाख रुपीज होने चाहिए। अगर आपके पास उतने पैसे हैं तो ही जाके हम आपको ऑर्डर देंगे, वरना नहीं देंगे। तो पता है यार स्मॉल बिजनेसेस के अकाउंट में उतने भी रुपए नहीं होते हैं, तो कैसे मिलेगा उनका उनका इनकम कैसे इंप्रूव होगा? नहीं होगा। अगर उनका इनकम ही नहीं इंप्रूव हो रहा है तो नए नए गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर पाएंगे क्या अपने गुड्स?
नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सपोर्ट के गुड्स ही नहीं बनाएंगे तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो एक्सपोर्ट इनकम कहाँ से आएगा ये छोटे छोटे बिजनेसेस के पास। अगर ये छोटे छोटे बिजनेसेस के पास अगर एक्सपोर्ट इनकम नहीं आ रहे तो इंडिया के पास कहाँ से इनकम आएगा? ठीक है, तो $2 ट्रिलियन कहाँ से अचीव हो जाएगा? नहीं अचीव हो जाएगा। इसलिए हमने बोला है कि छोटे छोटे बिजनेसेस पे फोकस करो आप। ठीक है, और आप ये भी मत बोलो कि आपका एक साल में ना एनुअल टर्नओवर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि छोटे कंपनी का होता तो नहीं है। सो नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज। एक पार्टनरशिप साइन हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक और रिन्यू एनर्जी ग्लोबल के बीच में। उन्होंने बोला है कि हम दोनों मिलके पूरे ग्लोब में जो जो कंट्रीज को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए पैसा चाहिए उनको हम पैसा प्रोवाइड करेंगे। कितना प्रोवाइड करेंगे, उनका कितना बजट है एडीबी और रिन्यू एनर्जी का? उनका बजट है 5.3 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये बजट खत्म होने तक रिन्यू एनर्जी और एशियन डेवलपमेंट बैंक अलग अलग कंट्रीज को फंड करेंगे so that they can improvise or say that so that they can set up their renewable energy plants. Okay, I hope we are clear here. Renewable energy का फाउंडर कौन है? रिन्यू एनर्जी का फाउंडर कौन है? दैट इज सुमन सिन्हा। इंपॉर्टेंट नाम है, पता होना चाहिए कौन है सुमन सिन्हा। So we are done with the today's session. I hope you liked this session very much, and I think so you liked it. So if you liked it, do let me know in the comment section. That's very important for me to know because I have recently started this initiative on the eve of Lakshmi Pujan 2023. So उसके लिए एक मंथ भी नहीं हुआ है, इसलिए आपके कमेंट्स आते रहना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, so let me know how you are liking this session. Are you getting benefited out of it? Have you improved your knowledge from in the last 20 days? If it is so, do let me know in the comment section because every comment is much more valuable to me. Thank you so much. And here's the beautiful quote by CR7. You can implement this in your everyday life because I really respect CR7. क्यों? क्योंकि वो नंबर वन प्लेयर है या नहीं है मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो हर दिन स्ट्रगल करते हैं, हर दिन जो पूरा 150% लगा देते हैं अपने लाइफ का अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो मुझे ऐसे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोगों की बातें सुननी बड़ी अच्छी लगती है। So I'm the person who loves to struggle a lot. I'm the person who likes to see the person who is struggling for his dreams. If that is so, I would be more than happy to mentor him at any cost. And I'm doing that through my Telegram channel, through email, through LinkedIn, through videos, and so on and so forth. And you know that. So just read this quote, beautiful quote. If you don't believe you are the best, then you will never achieve all that you are capable of. See, competitive examination is not all about studies, it's just about your mindset also. अगर आपका mindset ही clear नहीं, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, पढ़ाई कितना भी कर लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, so you should have confidence on yourself, you should have a very clear mindset। दोनों चीजें है तो चीजें easy बन जाएगी, वरना it would be really difficult। I hope you know this. I hope you agree with me on this. And thank you so much. Then we will meet on the same platform tomorrow for discussing the tomorrow's current affairs. Thank you so much.